हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर मार्केट के ऊपर ईरान वॉर के बादल मंडराते हुए हमें दिख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो प्रश्न ये है कि इस बार जो लड़ाई चल रही है, क्या ये छोटी मोटी छुटपुट गोलीबारी और अटैक्स के बाद शांत हो जाएगी या लंबी चल रही है, और पीस डील का क्या होने वाला है, मार्केट्स का क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन खबर आई कि यूएसए ने ईरान के ऊपर हॉर्मुज एरिया पर अटैक कर दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से हम जानते हैं कि एक सीज फायर था और पीस टॉक्स हो रही थी, अलग अलग कंट्रीज़ उस पर इन्वॉल्व हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये डिस्कशन काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। कई लोगों का ये भी कहना था कि अमेरिका जो है लड़ाई को शुरू करने का इंतज़ार कर रहा है, अपने जो भी आर्सेनल्स हैं, आर्म्स हैं, उनको रीस्टॉक कर रहा है और ईद का वेट कर रहा है और ईद के बाद ही अटैक करेगा। लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिखा, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि डिस्कशंस काफ़ी एडवांस स्टेज पर चल रही थी ईरान और यूएसए के बीच में थ्रू वेरियस मीडिएटिंग कंट्रीज, और काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि पीस डील पर काफ़ी एडवांस स्टेज पर नेगोशिएशन चल गया। अचानक से अमेरिका ने अटैक कर दिया और कहा कि ईरान वहाँ पर हॉर्मुज पर माइंस बिछा रहा था और हमने ऐसा सेल्फ डिफेंस के लिए किया, और ईरान का कहना है कि आपने हमारे टेरिटरी पर अटैक किया और ईरान ने उनके जो भी प्लेन्स, ड्रोन्स जो भी थे उस पर उन्होंने अटैक किया। लेकिन उसके बाद ईरान थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद आज फिर खबर आई कि दोबारा से अटैक किया गया है। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये थोड़ी चिंता की बात है और ये ऐसे साइंस दे रहा है कि ये लड़ाई वापस से शुरू होती हुई हमें दिख रही है। और इस बार क्या होगा, इसको आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? 89 डेज पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कितने जान माल का नुकसान हुआ, ऑयल पर बड़ा संकट देखने को मिला। इस वक्त का करंट स्टेटस क्या है कि यूएस स्ट्रक ईरानियन ड्रोन साइट्स एंड मिसाइल लॉन्चेस नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान इस पर अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज हमारा है। तो खबर यह है कि ईरान एक ऐसा सिस्टम बना रहा है कि जो भी हॉर्मुज से शिप गुजरेगा, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद उसे जाने दिया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईरान वहाँ पर एक माइंस का जाल बिछा रहा है और उसी को रोकने के लिए अमेरिका ने अटैक किया है और IRGC ने रिटेलिएट किया, अटैक द यूएस एयर बेस साइटेड एज द सोर्स, और ईरान रैपिडली अनअर्थिंग इट्स मिसाइल स्टॉकपाइल्स, आर्सेनल बीइंग रीबिल्ट। तो जो भी इस सीज फायर में उन्होंने जो भी नुकसान हुआ था ईरान को, वो सारा कुछ उन्होंने फिक्स कर दिया और वापस से वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर है कि पीस टॉक्स भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं और काफ़ी हद तक एग्रीमेंट भी हो रहा है। लेकिन अब इसका भविष्य क्या होगा इसे हम नहीं कह सकते क्या होगा। सो पाकिस्तान ब्रोकरिंग MOU बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन। MOU के जो अंडरस्टैंडिंग्स थे उसमें काफ़ी एडवांस तक डिस्कशन हो गया था। क्या वो ईरान को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए किया जा रहा था, ये हमें नहीं पता, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है। क्योंकि जब आप बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है, उसके बाद आप अटैक करते हैं, तो ये कुछ बड़ा गेम प्लान यहाँ पर होता हुआ हमें दिख रहा है। ईरान FM प्लस पार्लियामेंट स्पीकर रिटर्न फ्रॉम दोहा विदाउट अ डील। तो ये ऐसा साइन है कि बातचीत तो चल रही है, लेकिन अब इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक ऐसा ही जब पिछले साल ईरान यूएसए का जो वॉर हुआ था, जो कुछ हफ्ते चला, उसमें भी सेम चीज़ हुई थी, पीस की डिस्कशन हो रही थी और यूएसए ने अटैक कर दिया था। सो अब जो है सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट, लैंग्वेज एंड अनफ्रीजिंग ईरानियन एसेट्स, ये सारा कुछ अब अटक गया है। कल तक खबर ये थी
कि काफ़ी हद तक यूएसए एग्री कर गया है कि उसके फ्रीज्ड एसेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसमें जो कतार है वो पहले करीब $12 बिलियन रिलीज़ करेगा, लेकिन अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क चल गया है। ईरान भी पूरी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। सो अभी तक ऐसे 2 अटैक्स हुए, दोनों का रिटेलिएशन भी हुआ। अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आया है। क्या अब वापस से यूएसए इसको एस्केलेट करेगा, वो हमें आज रात में पता चलेगा। तो अभी सिचुएशन क्या है? ट्रंप कह रहा है कि जो भी ईरानियन मीडिया ने एमओयू के बारे में कहा मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने जो पहले कह रहे थे कि डिस्कशंस काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुँच गया है, उसे अब वो कह रहे हैं कि आई एम रिजेक्टिंग इट। तो वापस से हम वहीं पहुँचते हुए दिख रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सो ट्रंप्स पोजीशन क्या है? ईरान कैन नॉट आउटलास्ट मी, आई डोंट केयर अबाउट मिड टर्म्स। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ईरान का गेम ये है कि इस लड़ाई को लंबा खींचो, यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे और वहाँ पे अनपॉपुलर हूँ मैं इसकी वजह से और मैं लड़ाई हार जाऊँगा। ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का गेम प्लान है। तो वो कह रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट मिड टर्म्स, ईरान कैन नॉट आउटलास्ट मी। सो क्लियर कट ये साइन है, भैया हम तो लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रिगर क्या है? डिसमिस्ड Iranian स्टेट मीडिया एमओए रिपोर्ट्स एज प्रीमेच्योर। तो अभी तक ईरान कोई भी सीज फायर या डील के बारे में उसको पूरी तरीके से नकार रहा था। अब रिसेंटली ऐसे खबर आई कि काफ़ी अच्छी डिस्कशन चल रही हैं, हम काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं। सो ट्रंप ने उसे पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया और क्लेम्स डील इज क्लोज बट वोंट बी रश्ड, नो फिक्स टाइमलाइन। तो कह रहे हैं कि डिस्कशन हो रही है तो हमें वो डील पसंद नहीं है, कब तक होगी हमें नहीं पता है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना हुआ है और जो होप बिल्डअप हुआ था ऐसा लग रहा है कि वो अब नल एंड वॉइड होते जा रहा है। कल का दिन हमें देखना है। अगर कल वापस से डी एस्केलेशन होता है और वापस से डिस्कशन रिज्यूम होता है तब तो कुछ होप है, लेकिन अगर कल हमें एस्केलेशन देखने को मिलता है तो फिर ये लड़ाई इस बार लंबी चलेगी, ऐसी तैयारी हो रही है। इसका एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का। तो वापस जो है उसी तरीके से शार्प जो वर्ड्स के एक्सचेंज दोनों पार्टीज के बीच में चल रहे हैं। तो कोई अभी ऐसा हमें नहीं दिख रहा है कि ये डी एस्केलेट होने वाला है। मोस्ट लाइकली ये ज़्यादा एस्केलेट होगा और इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है जो कि काफ़ी लंबी भी चल सकती है, ऐसा कई लोगों का कहना है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सुला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब इस पूरे जो नया एस्केलेशन हुआ है, नई सिचुएशन बनी है, इसको मार्केट्स कैसे रीड कर रहा है, आइए देखते हैं। सो ब्रेंट क्रूड अगर आप देखें,
सो उसमें जंप थोड़ा बहुत देखने को मिला है। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि अभी तक इसको 100 के ऊपर वापस से पार चले जाना चाहिए, ये नहीं गया। तो क्या मार्केट कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था। 2% का राइज कुछ भी नहीं है ऐसी सिचुएशन में जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई और लंबी खिंचने वाली है। गोल्ड में भी माइनर फॉल देखने को मिला है। यूएस मार्केट्स कल ग्रीन में रहे क्योंकि कल ही पहला स्ट्राइक हुआ था, इसके बावजूद भी ये ग्रीन में रहे। नैस्डैक भी अगर आप देखिए तो ग्रीन में एंड हुआ और S&P 500 भी फ्लैटिश रहा। बहुत ज़्यादा रैली नहीं हुई थी, लेकिन सभी मार्केट्स मोटा मोटा ग्रीन में। लेकिन आज सवेरे जब मार्केट्स, एशियन मार्केट्स खुले, वो पूरे रेड में थे। सो निकेई थोड़ा ग्रीन में खुल के वापस से रेड में आया। गिफ्ट निफ्टी अभी 250 पॉइंट डाउन है। करीब आप मान के चले कि सवेरे से ही जो है, जो कम गिरा हुआ था थ्रू आउट द डे, काफ़ी ज़्यादा उसमें फॉल देखने को मिला। तो ये इंडिकेशन है कि कल क्या हो सकता है। हैंगसेंग में भी अच्छा फॉल देखने को मिला और सवेरे से ही हम देख रहे हैं कि वो रेड में रहा। कॉस्पी भी ग्रीन से रेड में आ गया और यूरोप का मार्केट खुला तो वो भी अभी हमने लास्ट चर्चा किया तो वो डाउन था। तो मार्केट तो देखो ये सिग्नल दे रहा है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है और ये मार्केट के लिए डर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो थोड़ा हमें होप दे रहा है वो ये कि क्रूड वापस से उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है और यूएस मार्केट्स भी मोर और लेस ग्रीन में रहे। तो क्या ये सब कुछ हमें एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है? ये हमें देखना है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और देखना है कि कल क्या एस्केलेशन होता है या डी एस्केलेशन होता है। क्रूड पर नज़र बनाए रखिए क्योंकि वही बताएगा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अब भाई दोस्तों, कल का जो डेटा आया था, रात तक सारा डेटा आया था, उसकी भी थोड़ी क्रंचिंग कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज़ मिल रहे हैं। तो अगर आप खुद भी देखना चाहें तो आप हमारी साइट bulltrack.in में जाकर डैशबोर्ड पर अगर आप जाएंगे, मार्केट ट्रैकर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। और ये डेटा रात को 11 बजे के बाद अपलोड होता है, तो या तो रात में देखिए या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देख सकते हैं और आपको कंप्लीट एक पिक्चर वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए उसमें से कुछ की पॉइंट्स को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहली चीज़, FII की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशंस में कट देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था? क्योंकि एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के बाद उन्होंने क्या किया, तो आप देख सकते हैं उन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। और दूसरी तरफ अगर आप FII का पुट कॉल रेशियो देखें तो वहाँ पर माइनर, बहुत ही कम हमें राइज भी देखने को मिली है। तो ऑप्शंस मार्केट में तो थोड़ी सी बुलिशनेस बढ़ी है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में जो कि मीडियम टर्म का ट्रेंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा बेरिशनेस हमें देखने को मिली है। उनकी ओवरऑल पोजीशंस अगर हम कॉल, पुट और फ्यूचर सब कुछ मिला लें तो उनकी बेरिश 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। ये तो ये बेरिश इंडिकेटर है। और इसके बाद आप देखिए तो कैश में भी उन्होंने सेलिंग की है, हम देख सकते हैं। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा अप था क्योंकि पिछले 2 दिनों से मार्केट थोड़ा बुलिश टाइप लग रहा था। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो में थोड़ा राइज देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑप्शंस मार्केट, खास करके जो कि रिटेल का इंडिकेटर होता है, वो ये बता रहा है कि उसको होप है। इस वक्त मार्केट में अगर आप देखें तो एक और स्टोरी चल रही है कि STT और जो टैक्सेस हैं उसको गवर्नमेंट रिकंसीडर कर रही है, ब्रोकर्स बॉडी उसे पुश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसको लेकर चर्चा है। उस होप में ऐसा लगता है कि कुछ रिटेल वाले थोड़ी बुलिश पोजीशंस बना रहे हैं, लेकिन FII का व्यू बिल्कुल क्लियर है। वो कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं, फ्यूचर्स मार्केट में मीडियम टर्म की पोजीशंस में बड़े शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो अभी तक का डेटा अगर मैं देखूं, कल तक का डेटा देखूं, तो फ्यूचर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस देखने को मिल रही है। ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस देख रही है क्योंकि उसके बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हुई है। अब अगर कुछ और हम डेटा पॉइंट्स को देखें तो FII की कैश की पोजीशंस को आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कैश में वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। उनकी सेलिंग अगर आप एक दिन का 22 मई का छोड़ दें तो सेलिंग कम हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी वेट एंड वॉच मोड में ऐसा लगता है। अगर हम उनके फ्यूचर्स की OI की शॉर्ट की सिचुएशन देखें
तो इसमें भी काफ़ी शॉर्ट्स उनके कटे हैं। जैसे कि मैंने कहा वो एक्सपायरी की वजह से है, और आप देख सकते हैं कि वापस से उनके शॉर्ट्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। और अगर हम FII के पुट कॉल रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हमें वापस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि कल के दिन थोड़ा सा जंप देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डिक्लाइनिंग है। और उनकी अगर टोटल शॉर्ट पोजीशंस को हम देखें तो वापस से ये बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि FII का व्यू जो है बेरिश ही हमें दिख रहा है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अभी तक बेरिश व्यू ही हमें दिख रहा है। अब आइए निफ्टी बैंक निफ्टी का हम पुट कॉल रेशियो का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी का हम ट्रेंड देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। कल के दिन मार्जिनल राइज देखने को मिला, और बैंक निफ्टी की सिचुएशन भी अगर आप देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिला है। तो ऑप्शंस मार्केट में ऐसा लग रहा है कि रिटेल वालों ने बुलिश पोजीशंस बनाई हैं। उसकी वजह क्या था कि जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, पीस डील की हमें न्यूज़ देखने को मिली, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर फंसाने की कोशिश की है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो ऐसे में करना क्या है? देखिए दोस्तों, कल रात का जो एस्केलेशन था वो उसे मार्केट ने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज जो हुआ वो थोड़ा मार्केट के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। मार्केट में, कम से कम हमारे मार्केट में वो प्राइस्ड इन नहीं है, क्योंकि आज के हमारे मार्केट्स क्लोज थे। तो कल हमें वो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली मार्केट्स नीचे जाएंगे, और अच्छे खासे नीचे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि अगर जो खबरें मार्केट में चल रही हैं, कुछ STT को लेके, कुछ कैपिटल गेन टैक्सेस को लेके, कुछ गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स को लेके, अगर उस फ्रंट पर कोई अपडेट नहीं आता है फिर तो मार्केट्स जो हैं नीचे जा रहे हैं। अगर वहाँ से कोई सरप्राइज़ मिलता है तो बेशक एक हमें रिकवरी देखने को मिलती है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, और हमारा व्यू बहुत क्लियर है। अगर हमें बुलिश जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो इस लेवल को क्रॉस करके प्राइजेस को ऊपर जाना है, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और शॉर्ट के लिए मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो मार्केट के डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। उसका रिएक्शन हमें कल देखना है, और शायद कल शाम को हम बेटर पोजीशन में होंगे ये पता करने के लिए कि मार्केट शॉर्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो दोस्तों, कल तक का इंतजार करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।